तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको कंजंक्शन, अगर इसको देखोगे तो इसमें लिखा है कॉन और फिर लिखा है जंक्शन। अगर गूगल करोगे तो कॉन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है इक्वल और जंक्शन शब्द का मतलब होता है जोड़। तो कोई ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करे। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में जैसा कि आप सबको पता है कि भाषा में 8 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, इन दोनों में 8 तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें से कंजक्शन एक है। और पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शन इकलौता ऐसा वर्ड है जो हमेशा बराबर समानता का अधिकार देता है सबको। कभी भी अगर कंजक्शन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो कंजक्शन के पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, मतलब दोनों ही बराबर वर्ब होनी चाहिए, तभी कंजक्शन उसको जोड़ेगा, तो नहीं जोड़ेगा। कंजक्शन का एक काम है, समझे आपको। इसके अलावा अगर कंजक्शन के बाद में कोई सब्जेक्ट है तो कंजक्शन के पहले भी कोई सब्जेक्ट ही होना चाहिए जो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो सकता है वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, मैटर नहीं करता, मिक्सअप भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या सिमिलर जेंडर हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन। इसके बाद में एक तो ये पैरेललिज्म का विशेष ध्यान रखना, जो कि कंजक्शन का काम ही है, दो बराबर की चीजों को ही कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं एक बात बता दूं कि आज की क्लास एनजीए यानी ये जो न्यू गोल एकेडमी अमौली अर्पित मिश्रा जी के द्वारा रन होती है, जो अपने आप में 100% देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो आज की क्लास कंजक्शन के, और मैं आपको बताता चलूं कि बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर कंजक्शन से पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा अगर आप ये पूरी क्लास अच्छे से पढ़ के जाते हो। तो अपने बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में जो राय है तो सबकी अलग अलग राय है। जो मेरे शुभचिंतक हैं वो मेरे लिए अलग राय रखते हैं, जो आलोचक हैं वो मेरे लिए अलग राय रखते हैं, जो समालोचक हैं वो मेरे बारे में अलग राय रखते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको सीखना है, मेरी जन्म कुंडली पर फोकस नहीं करना है। खैर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लिस्ट आ गया आपके सामने, तो लिस्ट के साथ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्ब को लेके पूछा जाएगा। लिस्ट के साथ जो वर्ब आती है, एक लौती मॉडल आती है शुड, इसके साथ में माइट, मस्ट, कुड कुछ और लगा तो गलत है। और दूसरी बात है, लिस्ट के साथ वाले सेंटेंस में आप नॉट भी नहीं लगा सकते हो, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव होता है। इसके बाद पेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर के साथ और लगाना, एल्स मत लगाना। हो सकता है नॉर लगा के दे दे तो नॉर मत लगाना। नेवी में 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक करेक्ट कॉमन एरर का क्वेश्चन होता है, वहां पे करेक्शन करना होता है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो एल्स लिखा है तो गलत होगा, और वाला आप सही करके आओगे, ठीक है। अगला नॉट आइदर अगर लिखा तो नॉट आइदर मतलब नाइदर के बराबर होता है, तो हिंदी पढ़ने के हिसाब से नॉर को हम लोग चुन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, और का चुनाव होगा। अगले क्वेश्चन में अगर नो, नॉट या नेवर लिखा है और फिर आपको कंजक्शन लगाना है तो और लिख के आना है, नॉर नहीं। हिंदी पढ़ने में नॉर आएगा जबकि हमें लगाना और है, क्योंकि हर भाषा का अपना अलग पहलू होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि और के साथ में ये लोग इफ लगा के क्वेश्चन देंगे, जबकि और के साथ में वेदर का यूज किया जाएगा। अब और के साथ कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और के साथ पहला आइदर का, दूसरा नॉट आइदर का, तीसरा नॉट नो नेवर का, चौथा वेदर का, इतने सारे और के साथ एक पेयर बनाते हैं। और इस तरह के कंजक्शंस को रिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। इनके साथ पैरेललिज्म का विशेष ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है अगर इधर वर्ब की आईएनजी है तो इधर भी, इनके बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। इधर से चेक करोगे, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। अगर इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर इधर नाउन लिखा है तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इधर पूरा सब्जेक्ट वर्ब लिखा है तो इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। अगर इधर केवल वर्ब है तो इधर भी केवल वर्ब होनी चाहिए। कंजक्शन का काम क्या होता है, बराबर चीजों को जोड़ते हैं दोनों लोग। ये जहां जोड़ेंगे तो इनके पहले जो लिखा होगा बाद में वही होना चाहिए, और जब चेक करोगे तो बाद से चेक करो, मतलब जो बाद में लिखा होगा वही पहले होगा। माफ करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि जब पैरेललिज्म का क्वेश्चन बनेगा तो बाद से चेक करोगे। अगर इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर भी होगा, वर्ब की आईएनजी इधर है तो वर्ब आईएनजी इधर होगी, वर्ब थर्ड इधर है तो वर्ब थर्ड इधर होगा, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब इधर है तो सब्जेक्ट वर्ब इधर होगा, क्योंकि नाम ये कंजक्शन, बराबर की चीजों को जोड़ना। अगला
नाइदर के साथ नॉर आता है, और का यूज बिल्कुल मत करना, एल्स का यूज बिल्कुल मत करना। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज करना, नॉट नियरली के साथ भी बट आल्सो होता है, क्योंकि जैसा कि ओनली का मतलब केवल होता है वैसे नियरली का मतलब भी केवल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बोथ के साथ एंड का यूज करना, एज वेल एज का यूज बिल्कुल भी मत करना, और एंड का यूज दूसरा बिटवीन के साथ होता है, टू का यूज मत करना। बिटवीन के अगर बिटवीन से समय जोड़ा गया है तो हम लोग टू लगाना पसंद करते हैं, जैसे बिटवीन 9 to 11, तो 9 एंड 11 होगा, 9 इधर होगा 11 इधर होगा, बराबर इधर 9 बजे लिखा था 11 बजे, दोनों तरफ टाइम लिखा होगा, कंजक्शन एंड है आपका, समझ रहे हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है फ्रॉम टू। फ्रॉम टू ये डिस्टेंस दिखाता है से तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम 7 to 9, फ्रॉम 8 to 11, तो ये चीजें चलती हैं। इधर द रीजन व्हाई अगर आ जाता है तो कंजक्शन दैट लगाना, बिकॉज मत लगाना। हिंदी ट्रांसलेशन में बिकॉज आएगा लेकिन कंजक्शन दैट आएगा, ध्यान रखें हम लोग। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगर सो और सो के साथ दैट का यूज तब किया जाएगा जब पहले वाले में कारण और दूसरे वाले में इसका परिणाम बताया गया होगा, इस बात का विशेष ध्यान देना मेरे बेटे। लेकिन अगर वहां कंपेयर किया जाए तो सो के साथ दैट नहीं, सो के साथ एज लगाना, लेकिन इसका मतलब उतना जितना हो जाएगा, और तब सो के पहले नॉट लिखा होना चाहिए, तभी सो के साथ एज आएगा, अन्यथा सो के साथ दैट आएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। मैंने ये कहा कि अगर नॉट लिखा है पहले तो सो के साथ क्या लगाओगे, और अगर सो के साथ में नॉट नहीं लिखा तो सो के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। समझ गए। कंपेयर देख लेना, अगर कंपेयर हो रहा है तो एज का यूज करोगे। एज का जैसा कोई रूल नहीं है, नॉट के साथ भी आएगा, बिना नॉट के साथ भी आएगा। तुम उतने अकलमंद हो जितना कि मैं हूं तो भी सही है, और तुम उतने अकलमंद नहीं हो जितना मैं हूं तो भी एज आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है एज, सिंस और बिकॉज। एज, सिंस और बिकॉज अगर इनका मतलब कारण बताने से है तो इनके साथ कंजक्शंस सो हेंस और देयरफॉर का यूज बिल्कुल मत करना। सो हेंस, फॉर और देयरफॉर का यूज बिल्कुल बताओ, और कंजक्शन मत करना, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगला पॉइंट आता है एज और लाइक। एज और लाइक का मतलब होता है के जैसा या जैसा कि, ये दोनों मतलब होते हैं, के जैसा या जैसा कि। तो एज का यूज तभी करना जब आगे सब्जेक्ट और वर्ब हो। मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए, या मैं जैसा कहूं वैसा करिए, ठीक है ना। ये जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए, आप किसी तरीके से इसको यूज करोगे तो डू एज आई से, डू एज आई से, एज आई से, आई सब्जेक्ट से वर्ब। अगर ऐसा लिखा है तो के जैसे के लिए या जैसा की के लिए हम एज लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो लाइक लिखेंगे। मेरे लिए कुछ फल ले आओ, जैसे कि सेव संतरा मौसमी, तो जैसे कि सेव संतरा मौसमी तो लाइक प्रयोग होगा। चूंकि जैसे कि सेव संतरा मौसमी तो आगे मैंने जो यूज किया वो सब वस्तुएं यूज की है, सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल नहीं किए। आशा करता हूं आपको ये पेयर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये पेयर आपको यार बच्चे से करके ले जाना है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं यार, अगर कंजक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का नहीं आएगा बिल्कुल से। अभी मैं कुछ चीजें और कंजक्शंस के बारे में समझा दे रहा हूं, उनका विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है उस पर भी विशेष गौर करना है, और ये मान के चलिए कि आप जाके दुनिया की कोई किताब लगाइए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, कोई बात नहीं। आप पेपर ना जाके इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि सीधे पेपर में आप इस बात का चेक करें, इस बात को चेक करें। मार्केट में जो किताब है गूगल करो, द बेस्ट बुक निकालो इंग्लिश की, जाके कंजक्शन उसका निकाल के कर लेना। एक क्वेश्चन अगर बाहर का आ जाए तो बताना आ गया कि नहीं सर आपके पढ़ाए हुए से बाहर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है आपके सामने, जब मैं एज की बात कर रहा तो एक पॉइंट आता है सच। सच के साथ में दैट भी आता है और सच के साथ में एज भी आता है। पूरा गूगल का पूरा यूट्यूब सर्च मारना, बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगी कंजक्शंस को लेकर के, लेकिन 99.9% लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ाते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आप जाइए और सर्च करिए जाकर के, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। सच के साथ में एज का यूज हम 90% करते हैं बिना किसी कंडीशन के। सच के साथ दैट तभी लगेगा जब इधर वाले सेंटेंस में कारण बताया गया हो और इधर वाले सेंटेंस में उसी कारण का परिणाम बताया गया हो, तब हम सच के साथ में दैट का यूज करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, जिस सेंटेंस में सच का यूज किया गया उस सेंटेंस में कारण होगा, तो जहां कंजक्शन लगेगा उसके बाद उसी कारण का परिणाम होना चाहिए, बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, अगर सच के बाद में वर्ब सीधे सीधे आ जाए तो आपका आने वाला कंजक्शन दैट ही होगा, बिना हिंदी मतलब निकाले हुए आप टिक कर देना चाहते थे। और जो मैं बातें बोल रहा हूं वो बिल्कुल सॉलिड है, आप कहीं से भी लगाइए सॉलिड क्वेश्चन आपका लगेगा।
इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है सेम को लेकर के, वो द सेम होता है, द सेम। द सेम के साथ भी एज और दैट दोनों आते हैं। एज कब आता है, दैट कब आता है, देख लेते हैं। द सेम के साथ एज तब आता है जब आपके सामने केवल वस्तु लिखी हो। तेरा पेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा, तो जैसा कि मेरा मतलब मेरा क्या, मेरा पेन, तो मेरा पेन क्या हो गया, एक वस्तु हो गई। आप क्या लिख के आएंगे, एज लिख करके आएंगे, समझ गए। लेकिन अगर आपके सामने आगे सब्जेक्ट और वर्ब लिखी है, वर्ब अगर आपकी स्पष्ट है, तो आप याद रखिएगा कि सेम के साथ कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो। इसके बाद में कुछ और सारे पेयर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे आपके सामने दो आता है, THOUGH या आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो। दो या आल्दो अगर आता है मेरे बेटे, तो कंजक्शन के तौर पे आप कॉमा के साथ येट का यूज करेंगे, या इनमें से कोई एक। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि अगर सेंटेंस का प्रतिनिधित्व दो या आल्दो ने किया है, तो कंजक्शंस के तौर पे कॉमा के साथ येट का यूज करें, या इनमें से किसी एक का यूज करें। आप केवल कॉमा लगा दे या केवल येट लगा दे, एग्जाम में बट लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि गलत होगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपके सामने हार्डली या स्कार्सली। ये दोनों ही निगेटिव एडवर्ब कैटेगरी के हैं, और बतौर कंजक्शन यूज होंगे तो इनके साथ कंजक्शंस के तौर पे आप व्हेन का यूज करोगे, और अगर व्हेन ना हो तो आप बिफोर का यूज करोगे, और अगर दोनों आ जाए तो आप व्हेन का यूज करना, बिफोर का यूज मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि पहले वाले सेंटेंस के शुरुआत में हार्डली या स्कार्सली लिखा है, तो बतौर कंजक्शन क्या लिख के आओगे, व्हेन, ठीक है ना। और अगर व्हेन ना हो तो क्या लिख के आओगे, बिफोर, और अगर दोनों आ जाए तो व्हेन का यूज करना, बिफोर का यूज बिल्कुल भी मत करना। पेपर में देन या देन लिख के क्वेश्चन पूछा जाएगा, भ्रमित बिल्कुल ना हो। चूंकि ये दोनों निगेटिव वर्ड है, इसीलिए पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट का यूज करें। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है इन्वर्जन को लेकर के। तो चूंकि ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव होने पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया, सॉरी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज किया जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत मर्तबा मैंने ये देखा है कि यहाँ पे वर्ब भी गलत लिख देते हैं ये लोग, तो वर्ब को भी एक बार चेक कर लेना, इस वाली वर्ब को, क्योंकि अगर यहाँ डिड लिखा है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर यहाँ पे हैड लिखा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जबकि ये लोग जो एग्जामिनर्स होते हैं साइको से खेलते हैं, आपके ब्रेन से खेलते हैं, बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये लोग करते क्या है कि ये लोग आपके सामने जब क्वेश्चन रखते हैं, तो कई बार चूंकि बच्चे को पता है कि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, तो वो लोग यहाँ छेड़छाड़ कर देते हैं इन्वर्जन को लेकर के। इन्वर्जन का मतलब होता है दोनों वर्ब के बीच में सब्जेक्ट का यूज किया जाना। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले डिड या हैड लिखा होगा तो ये लोग वर्ब की फॉर्मेट को गलत कर देते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, और दूसरा व्हेन बिफोर का विशेष ध्यान रखना। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है नो सूनर को लेकर के। नो सूनर को लेकर, नो सूनर के साथ कंजक्शन देन आता है, ना कि देन, ना कि व्हेन। इनमें से किसी का यूज नहीं करोगे, नो सूनर के साथ आप देन का यूज करोगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। क्योंकि नो सूनर भी एक निगेटिव एडवर्ब है, तो इन्वर्जन का विशेष ध्यान यहाँ पे भी दिया जाएगा। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर मेन वर्ब लिखी होगी। दोनों चीजें ध्यान रखना, वर्ब का फॉर्म भी चेक कर लेना, और ये हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन भी चेक कर लेना, और कंजक्शन भी चेक कर लेना। देन आएगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, उनको लगता है कि देन आएगा कि देन आएगा। तो मैं आपको बताते चलूं, सून का कंपैरेटिव होता है सूनर, सून का कंपैरेटिव होता है सूनर, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन आता है, देन आता है। तो आप लोग देन लिखोगे, ना कि देन, ना कि देन। तो अगर कंफ्यूजन हो जाए, कई बार होता है, जैसे मुझे कई बार समस्या इस तरह की होती है, ये कुछ मानसिक रोग होते हैं लोगों को। जैसे मुझे कई बार होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं भी आपको कंफ्यूज कर दे। तो आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन है ये कि सूनर एक कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव है तो इसलिए हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। और यहाँ पे व्हेन को कैसे याद रखोगे, क्योंकि हार्डली स्केर्सली समय को दिखाते हैं। तो व्हेन मींस कब या जब, समय को दिखाने वाला कंजक्शन होता है। बिफोर समय को दिखाने वाला कंजक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे बिफोर समय दिखाने वाला कंजक्शन से इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हो आप। इसके बाद में कई दफा हमें समस्याएं हो जाती हैं। समस्याएं कहाँ होती हैं, जैसे एज सून एज लिखा है, एज सून एज लिखा है, एज सून एज के साथ कोई भी कॉमा मत लगाना, कॉमा का यूज करना, कोई भी सॉरी कंजक्शन मत लगाना,
कॉमा का यूज करना, और अगर आपके सामने इफ आया है तो भी कॉमा का यूज करना, और अगर व्हेन आया है तो भी कॉमा का यूज करना। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर अनलेस आया है तो भी कॉमा का यूज करना, और अनलेस से कॉमा के बीच में नॉट का यूज मत करना, ये ध्यान रखना। अनटिल आया है तो भी यही करना है। अनटिल, टिल में सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है। टी आई डबल एल टिल होता तो उसमें डबल एल होता है, लेकिन अनटिल में सिंगल एल होता है, ठीक है। और अनटिल के साथ में भी जब तक कॉमा ना आ जाए, यानी सेंटेंस इस वर्ग में आप नॉट का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनमें प्रीफिक्शन अन लिखा है जो कि अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है। समझ रहे हैं ना आपने बात। और इनमें किसी में भी, चाहे वो एस हो, एज हो, चाहे इफ हो, व्हेन हो, अनलेस हो, अनटिल हो, मेरे बेटे इनके साथ किसी भी प्रकार की मॉडल वर्ग इस्तेमाल मत करना। समझ गए? कहां तक? जहां तक आपको नया सब्जेक्ट ना मिल जाए, जहां तक आपको भाई जैसे ये लिखा होगा तो इनके बाद एक सब्जेक्ट लिखा होगा, इन सब के बाद जाहिर सी बात है ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में लिखा होगा, तो इस वाले सब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रकार की मॉडल वर्ब का यूज ना करें। मॉडल अपने आप में एक सहायक क्रिया होती है जो सेंटेंस का मोड एक्सप्रेस करती है। इसमें से जैसे तुम्हारा कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट और ऑट। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट और ऑट, इनमें से किसी का यूज इनके साथ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? तो जो कंजक्शंस एज ए पेयर पूछे जाएंगे मेरे बेटे, वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो बी अलर्ट, इनके लिए थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए ना आप लोग? तो मेरे बेटे ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होंगे। इसके बाद में आप पहले इनको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे इसके पैटर्न्स और समझा देता हूं आप लोगों को। तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया इसको सब? अच्छा, दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये तभी जमीनी तौर पे आएंगी जब आप काम करोगे, ठीक है ना भाई। मैंने अपना नॉलेज तो डिस्प्ले कर दिया बोर्ड पे, मैंने मेन चीजें जो क्रीम है कंजक्शंस की, वो आपके सामने निकाल के रख दी। अब डिपेंड आप पे करता है ना, आप इसमें कितना प्रैक्टिकल कर लेते हो। भाई आपने मान लेते हैं आपने एग्रीकल्चर लिया, कृषि विज्ञान की आपने पढ़ाई करी, लेकिन अगर आपने उसको खेतों में जाके इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपकी पढ़ाई बेकार है जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो। तो इसका आपको जमीनी प्रैक्टिकल करना है भाई, जाके ध्यान रखना। जो भी किताब है, छोटी मोटी नई पुरानी जो किताब रखी हो उसको लगाइएगा आप जाकर। कंजक्शंस में दूसरा जो पार्ट आता है वो सबसे अहम पार्ट ये आता है कि मान लेते हैं दो सेंटेंस को आप समय के लिए दिखा रहे हो और बिफोर से कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये काम पास्ट में हो रहा हो तो जो काम पहले हुआ होगा उसकी वर्ब पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, और जो काम बाद में हुआ हो उसका काम पास्ट इंडेफिनिट में किया जाना चाहिए। वर्ब का विशेष ध्यान देना, अगर बिफोर समय के लिए यूज हो रहा है तो। समझ रहे हो ना आप लोग? दूसरा पॉइंट क्या होता है मेरे बेटे, यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आ सकता है कि बिफोर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो सकता है, तो आपको V2 इधर यूज करना है, और जो भाई आप सेंस लोगे, जैसे सेंस का मतलब ये है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, तो काम पहले कौन सा हुआ? डॉक्टर पहले आया कि रोगी मरा? सबको पता है कि रोगी मर गया। समझ गए? तो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर गया था, तो द पेशेंट हैड डाइड, मतलब सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इस तरीके से बिफोर वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे। अगर पास्ट में दो घटनाएं बिफोर से कनेक्ट हो रही हैं तो जो काम सबसे पहले हो गया हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में। आप स्ट्रक्चर फॉलो करो या कॉन्सेप्ट फॉलो करो, मैं तो कहता हूं कॉन्सेप्ट फॉलो करो। लेकिन अगर हम इसी चीज को थोड़ा उल्टा करते हैं, अगर ये घटना फ्यूचर में जाएगी तो क्या होगा? तो इधर फ्यूचर परफेक्ट होगा, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की पांचवी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवी फॉर्म का मतलब आप समझते होंगे, यस या यस फॉर्म होता है। तो पहले फ्यूचर परफेक्ट होगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसको भी अगर आप सीधे लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बिफोर वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की यस या यस फॉर्म, कॉमा, इसके बाद में सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन तरीके से आप ये दो तरीके से बिफोर वाले क्वेश्चंस आपको हैंडल करना है। और ध्यान रखना यही सिचुएशन आपको आफ्टर के साथ हैंडल करना है।
आफ्टर के साथ में, आफ्टर माने पश्चात, तो इसमें भी कोई काम पहले हुआ होगा, कोई काम बाद में होगा। तो जो काम पहले हुआ हो उसको ट्रांसलेट करके देख लेना, जो काम पहले हुआ होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करोगे, लेकिन उसे लिखोगे बाद में, और जो काम बाद में होगा उसको लिखोगे पहले लेकिन लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट। जिसको उल्टा हुआ, जैसे बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर। तो देखिए बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट पहले लिखा है, आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट बाद में लिखा है, स्टेप उल्टा हो जाएंगे, लॉजिक वही रहेगा। स्टेप उल्टा करोगे लॉजिक वही रहेगा। और इनमें से किसी में भी याद रखना, जो समय के लिए प्रदर्शित होते हैं इनमें मॉडल का यूज बिल्कुल भूल कर मत करना। देखो जरा, ये बिफोर लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, फ्यूचर नहीं यूज किया, कॉमा के बाद हमने मॉडल लगाया है, तो यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है ना आपका। तो ये चीजें यार आपको विशेष ध्यान रखनी होंगी इस तरीके की। अगला पॉइंट ये आ सकता है कि वो कोई भी कंजक्शन जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग हुआ, जैसे दैट, जैसे इफ, जैसे वेदर, जैसे कोई भी WH फैमिली का वर्ड है, इनमें से कोई भी वर्ड है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर इधर पास्ट लिखा है इसके नीचे बांदा लिख लेना, ये बाईं तरफ अगर पास्ट है तो दाईं तरफ भी आपका पास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर बाईं तरफ पास्ट है तो दाईं तरफ भी उसे पास्ट में होना चाहिए। जैसे कैन है तो कैन का पास्ट कुड लिखना, सेल है तो सेल का पास्ट शुड लिखना, विल लिखना हो तो वुड लिखना, सेल लिखना हो तो शुड लिखना, इट लिखना हो तो वाज लिखना, आर लिखना हो तो वर लिखना, हैज लिखना हो तो हैड लिखना। मतलब अगर इनमें से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो इनके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में यूज किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है आपके सामने वो क्या है वो देख लेते हैं। वो ये है कि अगर इनके पहले फ्यूचर लिखा है या प्रेजेंट लिखा है, फ्यूचर लिखा है या प्रेजेंट लिखा है, गौर फरमाइएगा। अगर फ्यूचर या प्रेजेंट लिखा है तो इधर वाले टेंस में आप अपनी मन मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप फ्री हैं, आप कुछ भी लिखो। नरेशन में याद किया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी पास्ट में बदल दिया जाता था। कॉमा की जगह दैट या इफ लगाते थे हम लोग। तो सेम वही लॉजिक यहाँ चल रहा है कि अगर ये कंजक्शंस के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, और अगर कंजक्शंस के पहले वाला प्रेजेंट या फ्यूचर है तो ये सेंटेंस फ्री, आप जो मन मर्जी वो लगाइए, कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा, एक तो पेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन कंजक्शंस का पूछा जाएगा। कंजक्शन अगर क्वेश्चन पूछेगी तो यहीं से पूछेगी, कहीं से और दूसरी जगह नहीं है। हाँ, एक जगह और होती है जैसे कहते हैं मिस प्रेजेंटेशन, जैसे न्यूज में होता है, अखबारों में होता है, न्यूज चैनल वाले हमें वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, सच्चाई कभी नहीं दिखाते। तो ठीक वैसे भी यहाँ पे भी होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है यू आर इंटेलिजेंट एंड आइडल, आइडल माने आलसी या सुस्त होता है। अब ये सेंटेंस लिखा है, अब उन्होंने पूछ लिया गलत क्या है। एक्चुअल में गलत ये है कि आपने इंटेलिजेंट और आइडल को कनेक्ट किया है, लेकिन ये दोनों उत्तर दक्षिण है। इंटेलिजेंट मतलब होता है अकलमंद, मतलब अच्छा प्लस, और आइडल मतलब सुस्त, मतलब बुरा माइनस। तो यहाँ पे जो क्वालिटी करेक्शन हो रही है वो बिल्कुल विपरीत करेक्शन हो रही है दोनों एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच सेम है लेकिन क्वालिटी डिफर है, और क्वालिटी डिफर होने के लिए एंड नहीं आता बट आता है। तो कई दफा आपको इस तरह के सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे कि जो कंजक्शंस वहां नहीं होना चाहिए वो लगा दिया जाएगा। तो मेरे बेटे पहला क्वेश्चन कंजक्शन में पेयर को लेके आएगा, दूसरा पैरालिज्म को लेके आएगा, ठीक है ना, और तीसरा वर्ब को लेकर के आएगा, चौथा टेंस को लेकर के आएगा, ठीक है। ये चार तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अगर कंजक्शंस आपको क्वेश्चन पूछता है तो। पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे आइदर के साथ और आता है, नॉट आइदर के साथ भी और आता है, पेयर का ये मतलब हुआ। पैरेललिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर पेयर वाले एक सेंटेंस में अगर कंजक्शंस के दाहिनी तरफ वर्ब की आईएनजी है तो कंजक्शंस के बाईं तरफ भी वर्ब की आईएनजी होनी चाहिए। दाहिनी तरफ से चेक करना हमेशा ध्यान रखना।
अगर इधर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंजक्शन आया है तो इधर का भी कंजक्शन सब्जेक्ट और वर्ब के पहले आना चाहिए। अगर इधर ये कंजक्शन इसके दाहिनी तरफ देखना अगर वर्ब है तो इधर वाला कंजक्शन भी वर्ब के साथ ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको जमीनी तौर पे बता देता हूं, लेकिन उसके लिए आप 2 मिनट देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं कि आखिर पैरेललिज्म का क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है ना, वर्ब का क्वेश्चन कैसे आएगा, वर्ब और टेंस वाला जो मैं बात कर रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे आएगा, पेयर का क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं सब के एक एग्जांपल्स दे देता हूं। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे बेटे, जो भी सीट्स रखी हो घर में, जो भी बुक्स रखी हो, उनके क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। कल की क्लास आपकी प्रीपोजिशंस की लेकर के होगी और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती जी ने चाहा तो मैं वही पढ़ाऊंगा, उतना ही सॉलिड पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इष्ट देवता पर कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा वो जरूर आपके क्वेश्चन में आएगा, वही आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। कई बार प्रेडिक्शंस और फॉरकास्ट जो होते हैं, भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। ईश्वर करे ऐसा ना हो, अच्छा जाए, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है प्रीपोजिशन को लेकर के, तो मैंने पूरा जो 4-5 साल से कंपटीशन फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से, तो उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस लगभग लॉजिकल सी पढ़ाए हैं। एनडीए का पेपर उठा के देख लीजिए, 2020 का जो पेपर कंडक्ट हुआ है, आप कल की क्लास ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे वीडियोस YouTube में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस। अगर आपको ये लगता है वो क्वेश्चन एनडीए के पेपर से पहले पढ़ाए गए हैं और फिर एनडीए का पेपर उठा के देख लेना जाकर के। तो ये था। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूं चीजें यहाँ पे कि आखिर क्वेश्चन, जैसे मैंने पेयर वाली बात कही, तो पेयर वाली बात कैसे सिद्ध होगी, चलो देखते हैं। The train runs between फतेहपुर टू इलाहाबाद। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। मान लेते हैं चूंकि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है तो इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, मैं प्रयागराज लिख देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पेयर की गड़बड़ी है। पेयर की गड़बड़ी क्या है, बिटवीन के साथ टू कभी नहीं आता, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। समझ गए आप? तो ये पेयर का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरा पैरेललिज्म का देख लो। ये देखो कि एंड के बाद क्या आया है, प्रयागराज, और बिटवीन के बाद क्या आया है, फतेहपुर। मतलब ये भी एक शहर का नाम है और ये भी एक शहर का नाम है। एंड इसमें मेन कंजक्शन है, ये तो प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले भी नाम आया और बाद में भी नाम आया है, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं कि आई वेंट, या आई नॉट ओनली वेंट टू आगरा बट ऑल्सो मेरठ। ये क्वेश्चन मैंने लिखा कि आई नॉट ओनली वेंट टू आगरा बट ऑल्सो मेरठ। अब देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नो डाउट, लेकिन बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, मेरठ लिखा है। मेरठ एक स्टेट या एक शहर का नाम है ना, सिटी का नाम है। और देखिए जरा नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, वेंट जो कि एक वर्ब है, टू जो कि अपने आप में प्रीपोजिशन है, और आगरा अपने आप में एक शहर है। तो यदि नॉट ओनली के बाद एक शहर आया है, सॉरी बट आल्सो के बाद अगर शहर आया है तो नॉट ओनली के बाद भी शहर ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नॉट ओनली को यहां से उठाएं और इसको आगरा के पहले ट्रांसफर कर दें।
तो सेंटेंस क्या बनेगा, पढ़ के देखिए। आई वेंट टू नॉट ओनली आगरा बट आल्सो मेरठ। आई वेंट टू नॉट ओनली आगरा बट आल्सो मेरठ। आप जो नॉट ओनली प्लेस करोगे टू के बाद आगरा के पहले प्लेस करोगे, और वो इसलिए प्लेस करोगे क्योंकि इसका जो जुड़वा भाई है बट आल्सो के साथ में मेरठ आया हुआ है। यहाँ एक स्टेट का नाम आया हुआ है, एक शहर का नाम आया हुआ है, ठीक है ना। स्टेट तो नहीं है, जो भी है मुझे आइडिया नहीं है इसका, ठीक है ना। ये तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है शायद मेरठ, ठीक है ना, जिला। तो इस तरीके से यहाँ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ये जिले हैं या शहर हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये किसका हो गया, ये प्लुरलिज्म का हो गया। अब वर्ब का क्वेश्चन कैसे आएगा, वर्ब का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। मैंने पहले ही नंबर पे रखा था, मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, वुड कभी नहीं आता, दूसरा मॉडल कभी आता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई लेस्ट को लेकर के, समझ रहे हो। अब जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन वर्ब को लेकर के है, मैं उसको दिखा देता हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन कोई आता है आपके एग्जाम में वर्ब को लेकर के, तो वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे इफ यू विल ओबे मी, यू विल गेट सक्सेस। ये क्वेश्चन आ गया। अब मेरे बेटे आपको पता है कि इफ क्लॉज में कभी मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता। इफ का सब्जेक्ट यू है, यू के साथ विल शैल का यूज कभी नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा सेंटेंस। तो वर्ब का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, वर्ब का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, और वर्ब का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि ही केम टू मी बिफोर यू वेंट। ये क्वेश्चन लिखा है। अब कहता है वो मेरे पास आया बिफोर, इससे पहले तुम गए, यानी तुम्हारे जाने से पहले वो मेरे पास आया। तो पहले क्या हुआ, पहले तुम गए कि वो आया, पहले वो आया। तो मतलब ही केम टू मी की जगह हमें लिखना चाहिए था ही हैड कम टू मी। ये वर्ब को लेकर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वर्ब को ऐसे पूछे जाएंगे। किसी भी टाइम या किसी भी कंडीशन के लिए हम मॉडल का यूज नहीं करते, लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। आफ्टर बिफोर वाले में ध्यान रखना, अगर पास्ट में कभी भी दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो तो जो काम पहले हो गया हो उसे पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करें, जो बाद में हुआ उसकी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है किसी को, समझ गए। तो ये अब मैं बात करता हूं टाइम एंड टेंस का कंजक्शन से क्या ताल्लुक हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, ही टोल्ड मी दैट ही इज लायर। उसने बताया वो झूठा है। अब देखिए यहां पे दैट एक कंजक्शन है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एक बात की दिक्कत है कि दैट के पहले अगर पास्ट है तो दैट के बाद भी पास्ट होना चाहिए। तो ही वाज होना चाहिए था, ही इज नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं समझ आया होगा। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना अभी मैंने बोला कि ही टोल्ड मी दैट ही इज अ लॉयर। तो आपने देखा उसने मुझे बताया कि वो झूठा है, वो वकील वाला लॉयर नहीं, उसमें LAWYER लॉयर होता है। ध्यान देना आप लोग, समझ गए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा होता ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। उसने बताया पृथ्वी गोल है, उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। अब सोचो जरा, उसने तो पास्ट में बताया था ना तुमको, तो यहाँ पृथ्वी गोल है लिखोगे कि द अर्थ वाज गोल लिखोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पे इज ही रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, नरेशन में आपने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंस नहीं बदलता। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने, समझ रहे हो आप। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि भैया देखो एक दिन में कंजक्शंस को लेकर के हम लोग इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कल की क्लास में आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो मेरे बेटे
कल की क्लास जो टाइमिंग रहेगी 9 बजे, कल अर्थात रविवार, जब विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा होगा, हमारी तुम्हारी क्लास प्रीपोजिशन को लेकर के होगी और हमारा जो टारगेट है वो है एयरफोर्स का। तो हम एयरफोर्स का टारगेट लेकर के चलेंगे और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि जो मेरी क्लास है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये रिपीटर्स के लिए है। क्योंकि बिगिनर्स वाला मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। बिगिनर्स में पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 6 महीना चाहिए होता है कोर्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। सफिशिएंट आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।